आज हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन आता है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नर्स्ट इक्वेशन। तो पहले हम लोग समझेंगे नर्स्ट इक्वेशन, तो बाद में समझेंगे। हम लोग ये समझ रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप देखे होंगे एक आपके पास मिला होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारे पास ये सब डेटा आता है सभी मेटल का सेल पोटेंशियल जो हमारे पास आया है वो कैसे आया है? अब वो अपने आप तो आएगा नहीं। अब हम लोग क्या काम करते हैं, किसी ऐसे एलिमेंट को लेते हैं और उसको रिफरेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दुनिया में कोई नहीं है ना, धरती पे कोई है ही नहीं, तो हम अकेले हैं, तो हम किससे कंपेयर करेंगे कि हम मजबूत है कि कमज़ोर है? कोई तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सारे मेटल की रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए, उनके ईएमएफ हाफ सेल को निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए किसी न किसी एलिमेंट को रिफरेंस बनाना होगा। उनमें से एक है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, इसलिए नाम देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सिस्टम कुछ इस तरह से होता है, आप देखेंगे कि ये उसका फिगर है। इस तरह से उसको बनाते हैं। ये हाफ सेल है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल की तरह काम करेगा। यहां पे आप देखेंगे ये यहां से वायर निकला है। ये हाफ सेल जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों की तरह काम करेगा। ये प्लेटिनम का वायर गेज है और इसी पे प्लेटिनम के छोटे छोटे टुकड़े पाउडर को इस पर कोटिंग किया जाता है। यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है वो किसी कंसंट्रेटेड एसिड का 1 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन होता है। कोई भी एसिड होगा, स्ट्रांग होना चाहिए, H2SO4 HNO3 कोई भी हो। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस पास करते हैं कितने पे, 1 atm पे पास करते हैं। H2 गैस पास करते हैं कितने पे, 1 atm पे। इस तरह से इसका डायग्राम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो इसका काम क्या है, जब भी हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस मेटल के हाफ सेल को इसके हाफ सेल के साथ जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ेंगे। ये सपोज करिए एक हाफ सेल हमारे पास पहले से ऑलरेडी बना है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे दूसरे उस मेटल को जोड़ते हैं जिसका अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे उसी के साल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करिए जिंक लिए हैं, क्या लिए हैं, जिंक। सपोज करिए यहाँ पे लिए हैं जिंक। यहाँ से एक वायर निकालेंगे, इसको वोल्ट मीटर या ए मीटर की मदद से इसको जोड़ देंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि जिंक जो है जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या काम करता है, जिंक एसिड जैसे H2SO4 है इससे रिएक्ट करेगा तो इससे हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट करा देता है। यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 और प्लस बन जाएगा H2 गैस। यहाँ पे ये H2 गैस लिबरेट होता है। आप लोग लोअर क्लास में पढ़े भी होंगे कि H2 गैस को कैसे चेक करते हैं। उसके माउथ पे क्या माचिस जलाते हैं या फिर कोई भी ऐसा लाइट जलाते हैं, पॉप साउंड आता है ना। तो ये चेक करने का तरीका है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है बबल्स के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, यानी कि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जिंक जो है ये जिंक का मेटल रॉड है जो कि एनोड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह काम कर रहा है। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा इसकी वजह से इसका जो टर्मिनल होगा वो निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसका साइन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ हमेशा। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा।
एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बाहरी पोटेंशियल लगाते हैं, बाहरी बैटरी लगाते हैं, बाहरी बैटरी लगाते हैं। और बाहरी बैटरी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जब कोई बाहरी सेल लगाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं गैल्वानिक सेल पे, गैल्वानिक सेल का पोटेंशियल कितना होता है? 1.1। जब बाहरी सेल का पोटेंशियल 1.1 और गैल्वानिक सेल का पोटेंशियल 1.1 दोनों बराबर है या बराबर हो जाता है, तो उस दौरान कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है? नहीं। यानी कि आपके पास ये एक तरीका मिल गया। आप क्या काम करिए, इस पे बाहरी सेल लगाइए, बाहरी कोई बैटरी लगाइए और उसका वोल्टेज बढ़ाते जाइए। जब उसका आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। आप उस बैटरी के पोटेंशियल को नोट कर लीजिए। वो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल भी होगा ना, तभी तो रिएक्शन रुक जाएगा। तरीका समझ रहे हो ना? तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अगर जिंक के साथ क्लब करते हैं तो ये वैल्यू आता है 0.76 वोल्ट। वैल्यू कितना आता है? 0.76 वोल्ट आता है। जो बाहरी बैटरी लगा रहे हैं उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते हम लोग पहुंच गए 0.76 तक, तब इसका रिएक्शन स्टॉप हो गया। यानी ये जो लाइन है ये सीधी हो जाएगी ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस तभी संभव है जब इसका भी पोटेंशियल 0.76 रहा होगा। बात समझ रहे हो ना? तभी तो इसका पोटेंशियल और बाहरी पोटेंशियल बराबर हुआ और रिएक्शन स्टॉप हो गया। यहां से हम लोग क्या काम करते हैं, यहां पे जिंक का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास इस तरह से है देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम ये समझते हैं कि ये एक हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए हैं, ये एक प्लेटिनम का रॉड है और ये प्लेटिनम का वायर गेज है। यहाँ पे प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम क्यों लेते हैं? प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से हम लोग हाइड्रोजन 1 एटीएम या 1 बार प्रेशर पे इसको पास करते हैं इधर से, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना है बच्चों? 1 मोलर कंसंट्रेशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करेगा, यानी ये एक एनोड की तरह काम करेगा। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे। तो हम लोग कहेंगे अगर ये एनोड की तरह काम करता है तो एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी तब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करेगा। अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करेगा तो दूसरा जो आप लगाएंगे वो कैसा काम करेगा? रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करेगा। आइए एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? एनोड की तरह अगर ये काम करेगा तो इसमें H2 H प्लस में चला जाता है और प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा E नॉट, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे हैं, E नॉट H2 किस में जा रहा है? H प्लस में। अब बताओ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है? कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि रिएक्शन कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब आगे बताओगे एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बच्चों? हमेशा रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वो इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो इसका जो अपोजिट जिसको आप लगाएंगे वो किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा इधर से किधर होता है? एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये एनोड होगा और ये कैथोड है, मतलब जो नया लगाएंगे वो एनोड की तरह काम करेगा। और ये कैसा काम कर रहा है? तो एनोड से इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल के इसके पास आएगा तो इसका जो H प्लस ये है सोल्यूशन में H प्लस, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। यानी ये H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बन जाएगा? H2 गैस। इसको बैलेंस कर देते हैं।
अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे हाफ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर भी कर सकते हो, बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर कभी ऐसे भी लिखा होगा हाफ H2 और H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या है कि गलत नहीं समझना, ये सब सही है, दोनों सही है, ये भी वो भी, ठीक है। आगे ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो EMF हाफ सेल आएगा उसको हम लोग ऐसे दर्शाएंगे E नॉट H प्लस गोज टू H2। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। बट ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को ये एज्यूम किया जाता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। क्या लेके चला जाता है, जीरो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेके चला जाता है, जीरो। हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन में जाए चाहे वो रिडक्शन में जाए, दोनों क्या माना जाता है, 0 वोल्ट माना जाता है। और उसी को रिफरेंस बनाया गया है। इसी रिफरेंस के आधार पे हम दूसरे मेटल को इसके साथ कंबाइन करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपके पास है, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। पहले आप क्या करिए कि इस चित्र को कॉपी करिए और इस रिएक्शन को लिखिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड। रिफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब किसी भी मेटल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी एक को रिफरेंस बनाना पड़ेगा और उसका पहले से EMF हाफ सेल कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या मान के चले हैं कि उसका EMF हाफ सेल दोनों ही सिचुएशन पे क्या होता है, जीरो होता है। चाहे वो ऑक्सीडेशन में जाए तब भी उसका EMF हाफ सेल जीरो होगा, चाहे वो रिडक्शन में जाए तब भी उसका EMF हाफ सेल क्या होगा, जीरो होगा। यानी इसको आप कह सकते हो ये एक क्या है, ये एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। एंड यूज टू मेजर, किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटल, ऑफ डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड। तो ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि ये एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और इसको हम लोग एज ए रिफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। और यहाँ पे मान के चलते हैं कि इसका SOP वैल्यू हो चाहे SRP वैल्यू है, दोनों को माना जाता है क्या होता है, 0 वोल्ट। क्या माना जाता है, 0 वोल्ट। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, पहले इसको एक ऐसे समझते हैं ना, ध्यान से देखो। सपोज करिए कि हमको निकालना है जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका निकालना है, जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम क्या काम करेंगे, ऐसे हाफ सेल लेंगे, पहले 2 हाफ सेल ले लिए ऐसे, और यहां पे जिंक को जिंक सल्फेट में डीप कर दिए, और यहां पे हम लोग क्या लिए हैं बताइएगा, यहां पे हम लोग लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लिए हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम का गेज है और इस पे प्लेटिनम के पाउडर को कोटिंग कर देते हैं हम लोग। यहाँ से वायर निकाल देते हैं, यहाँ से वायर निकाल देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक एमीटर या वोल्ट मीटर, इस तरह से इसका डायरेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे H2 गैस पास करते हैं एट 1 बार स्टैंडर्ड कंडीशन में। यहाँ पे जिंक सल्फेट लिए हैं, ये जिंक का मेटल रॉड है। ठीक है, ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। तो ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। ये क्या है, यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन कितना है,
1 मोलर, दिस इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हमको पोटेंशियल किसका निकालना है बताइए? हमको पोटेंशियल निकालना है जिंक मेटल का मेटल इलेक्ट्रोड निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम क्या काम करेंगे, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे और उसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि किस पोटेंशियल पर इसका पोटेंशियल या इसका जो रिएक्शन है वो रुक जा रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट का ट्रांसफर होगा कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन हम इस पे बाहरी पोटेंशियल लगा रहे हैं, जैसा गैल्वानिक सेल में पढ़े थे, हम इस पे बाहरी पोटेंशियल लगा रहे हैं और हमको चेक करना है कि किस पोटेंशियल पे इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा उसी पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे कि इसका ईएमएफ ऑफ सेल है, पूरे इक्वेशन का ईएमएफ ऑफ सेल है। क्योंकि ये रिएक्शन तभी रुकेगा जब इसका भी पोटेंशियल उतना रहेगा। बात समझ रहे हो ना? तो ये देखा जाता है, तो ये पता चलता है कि इसका जो पोटेंशियल आया है वो पोटेंशियल आ रहा है 0.76 वोल्ट। कितना आ रहा है? 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब चलिए अब रिएक्शन लिखते हैं एट एनोड। एनोड हाफ सेल का लिखते हैं, तो एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है? जिंक। ये मेटल किस में चला जा रहा है? जिंक +2 में। ठीक है, जिंक जा रहा है किस में बच्चों? जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और कैथोड वाला रिएक्शन बता दीजिए। कैथोड पे क्या होता है हमेशा? रिडक्शन। ये एनोड की तरह काम कर रहा है और अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम कर रहा है? कैथोड की तरह काम कर रहा है। रिएक्शन बताइए। H+ गोज टू H2, H+ गोज टू H2। कैसे जाएगा? बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, 2 लगा देंगे। जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो इसका जो ईएमएफ ऑफ सेल आएगा, ई सेल, या उसको E0 लगा देते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे हैं, तो E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा? ये होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ध्यान से देखो, हमारे पास जो वैल्यू आया है E0 सेल का, जो पूरे E0 सेल का वैल्यू आया है वो कितना है? 0.76 वोल्ट। कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है? ये, यानी E0 इसका H+ H2 है ना, रिडक्शन पोटेंशियल सभी का, और यहाँ पे माइनस E0 Zn+2 Zn में। तो ये वैल्यू तो अभी हम लोग बताए ना, क्या होता है? 0। ऐसा मान के चलते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है? 0। तो हमारे पास E0 Zn+2 गोज टू Zn, वैल्यू कितना आ जाएगा? -0.76 वोल्ट। और यही वैल्यू होता भी है। जिंक का SRP वैल्यू कितना होता है? -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू होता है ना जिंक का, आगे आपके सामने। ऐसे आप चाहो तो कॉपर का निकाल सकते हो, आपको निकालना नहीं है। एक सीरीज बन के तैयार है जिसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसको रटना भी नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। उसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पकड़ के बस देख लेंगे, उसको रटना उठना नहीं है। एग्जाम में ये नहीं आता है कि पूरा सीरीज लिख के बताइए, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहले ये एक एग्जाम्पल कॉपी करिए इसका। तो इस रिफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ सभी मेटल इलेक्ट्रोड को जोड़ के हम लोग एक सीरीज तैयार करते हैं, सभी का SRP वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैंने एक ट्रिक बनाया भी है, लेकिन वो आप ट्रिक जो है कि ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछता कि आप पूरा सीरीज लिखिए, ऐसा कभी फालतू वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में पूछता है किसका SRP वैल्यू ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों को जोड़ने पे। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ऑर्डर इसका क्या होगा। 2-4 आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा और कह देगा कि बताइए
ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप एक लाइन में खत्म कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। ऑलवेज लुक एसआरपी वैल्यू। किसको देखेंगे आप? एसआरपी वैल्यू को देखें। आप एसआरपी वैल्यू अगर एसओपी में भी दिया होगा तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? एसआरपी में। एक में रहेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट ये कहता है जितना निगेटिव, मोर निगेटिव एसआरपी, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्गर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बताइए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऐसा एजेंट जो अपने सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, या जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये भी होता है जिसका खुद का क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन हो रहा हो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। क्योंकि जो इसका एसआरपी वैल्यू है दुनिया में सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है। आप चाहे तो बुक लाए हो तो देख लो, उसमें एसआरपी वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में खोलोगे तो एकदम नीचे एकदम ऊपर होगा, जैसे अरेंज किया होगा उसमें। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव एसआरपी वैल्यू किसका होता है? लिथियम का। इसलिए आप मोबाइल वगैरह में देखते होगे लिथियम आयन बैटरी, ये वाला बैटरी यूज किया जाता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो करंट का फ्लो तेजी से होगा, है ना? तो सबसे ज्यादा निगेटिव एसआरपी वैल्यू किसका होता है? लिथियम का। ठीक है। मोर पॉजिटिव एसआरपी, मोर पॉजिटिव एसआरपी, स्ट्रॉन्गर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ज्यादा जिसका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होगा, ज्यादा मतलब पॉजिटिव वैल्यू आप देख रहे हैं, एसआरपी वैल्यू को देखना, सिर्फ और सिर्फ किसको देखना? एसआरपी वैल्यू। जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा हो, यानी जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दुनिया का सबसे अच्छा खासा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, और इसका ईएमएफ हाफ सेल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जो कि ये दर्शाता है, एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जो कि ये दर्शाता है कि फ्लोरीन एक अच्छा या दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब जिसका खुद का क्या होता हो? रिडक्शन। फ्लोरीन के आगे कोई नहीं है कि नहीं? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी सबसे तेजी से जिसका रिडक्शन हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जिसका खुद का क्या हो? रिडक्शन। तो सबसे तेजी से किसका रिडक्शन होगा? फ्लोरीन का होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन आया? लिथियम। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में कौन आया? लिथियम। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन आया? फ्लोरीन। आप देख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आप देखोगे तो आप देखोगे कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा लगभग 3 के आसपास होता है, 2.87 वोल्ट के आसपास है, लगभग 3 बोल देते हैं उसको, 3 वोल्ट पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव एसआरपी होता है। एसआरपी का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एफ माइनस में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो बस आपको ये समझना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये आपको बहुत फायदा होगा कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, दोनों को जोड़ के देखिए, उसका ईएमएफ हाफ सेल अगर पॉजिटिव हो रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर निगेटिव हो रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है,
उसी को बोलते हैं फिजिबल। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो मतलब फिजिबल है, अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा मतलब नॉट फिजिबल है। समझ रहे हो? हाँ, ईएमएफ आप सेल चेक करना कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। और इससे ये पता चलता है कि जैसे हमारे पास कुछ वैल्यू दिए हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे हमारे पास लेट वी हैव 4 एलिमेंट W X Y एंड Z, और उनका SRP वैल्यू दिया है, देयर SRP वैल्यू आर गिवन 0.4 वोल्ट, -0.26 वोल्ट, -0.36 वोल्ट, 1.2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। आपको पाना क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए x और y को जोड़ के देख लीजिए, जोड़ते हैं, या फिर ऐसे एक ईएमएफ आप सेल दे देगा और कह देगा कि ये बताइए जब दोनों को जोड़ते हैं तो रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा। वो वाले क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। पहले ये बताइए ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बताएंगे? ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइज, तो क्या चेक करेंगे? SRP वैल्यू। यहाँ पे पहले ही दे चुका है ना, सभी का क्या दिया है? SRP वैल्यू, इसलिए सोचना विचारना नहीं है। जिसका जितना पॉजिटिव SRP वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमको ये नहीं बोला है कि घटते हुए क्रम में बनाइए कि बढ़ते हुए क्रम में बनाइए, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना देते हैं। यानी सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे पॉजिटिव वैल्यू कौन है? 1.2। 1.2 किसका है? Z का। फिर उसके बाद किसका है? W का। फिर उसके बाद किसका है? X का। और सबसे कम किसका है? Y का। जितना पॉजिटिव SRP उतना अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हो ना? अगला, रिड्यूसिंग के लिए निगेटिव देखना है। जितना निगेटिव SRP उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। जितना निगेटिव SRP कौन सा होगा? Y। उसके बाद कौन सा है? सॉरी, ये Z बना दिया। Y के बाद कौन है? X। उसके बाद कौन सा है? W। और सबसे कम कौन है? ऐसा भी कर सकते हो, अभी उसका उल्टा हो जाएगा। पहले बताओ बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ये वैल्यू देखना आप लोग यहाँ पे, और कौन सी वैल्यू देखोगे? SRP वैल्यू। कौन सी वैल्यू देखोगे? SRP। SRP देख लेते हो कि नहीं? चश्मा लगाएं, दिखेगा ऐसे, E0 SRP। अगर यहाँ पे x प्लस गोज टू x में जा रहा है, यानी ये क्या दिया होगा? SRP दिया होगा। यहाँ से प्लस किस में जा रहा है? 0 में, यानी क्या दिया होगा आपको? SRP। अगर ऐसा कुछ दिया होगा तो, या फिर ये ऐसे हो सकता है, E0 Cl माइनस गोज टू Cl2। ये वैल्यू अगर सपोज करिए x वोल्ट दिया है, तो ये कौन सा वैल्यू दिया है? SOP दिया है कि SRP दिया है? SOP दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये क्या दिया है? SOP। तो आपको अगर इसको SRP बनाना है तो क्या करेंगे? हाँ, E0 Cl2 गोज टू Cl, सॉरी, E0 Cl2 गोज टू Cl माइनस, और ये जो प्लस x था ये क्या आ जाएगा? हो गया। तो आपको कौन सी वैल्यू चेक करनी है? SRP वैल्यू चेक करनी है। कौन सी वैल्यू चेक करनी है? SRP वैल्यू चेक करनी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? SRP वैल्यू ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, SRP वैल्यू कम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार आप लोग इसको कॉपी करें, फिर से करा देते हैं।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दे देते हैं, लेट वी हैव सम EMF of cells, compare their oxidizing power and reducing power. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, गिवन है अपने पास E नॉट AG गोज टू AG प्लस माइनस 0.8 वोल्ट, लगभग इतना होता है। E नॉट CU गोज टू CU प्लस 2 माइनस 0.34 वोल्ट। E नॉट ZN प्लस 2 गोज टू ZN, कितना दिया है, माइनस 0.76 वोल्ट। इसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना दीजिए आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर बनाइए। आओ देखते हैं बच्चों, पहला काम क्या कर रहे हैं। पहला काम आपका ये रहेगा कि ये जो आप वैल्यू दिया है उसको चेक करिए। ये 0 से प्लस में जा रहा है, SOP दिया है, 0 से प्लस में जा रहा है, SOP दिया है, ये प्लस 2 से 0 में जा रहा है, SRP दिया है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इसको कन्वर्ट कर दीजिए SRP में, एक में चलेगा दिमाग तो अच्छा रहेगा। तो इसको अगर हम लोग कर देंगे E नॉट AG प्लस गोज टू AG, ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 0.8 वोल्ट। इसको SRP, अभी इसका ये SRP हो गया, SRP हो गया, इसका SRP होगा E नॉट CU प्लस 2 गोज टू CU, और बराबर हो जाएगा ये प्लस 0.34 वोल्ट। ये इसका SOP से क्या हो गया, SRP हो गया। इसका पहले से SRP दिया है, अब इसमें कंपेयर करो, जिसका SRP ज़्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका SRP कम वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो कि नहीं? तो बताइएगा, यहाँ से चलिए कंपेयर कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव खोजिएगा, कौन होगा, ABCD नाम देते हैं, इसको A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं, इसको C नाम देते हैं। क्या होगा, ABC, ठीक है। और इसी का रिड्यूसिंग एजेंट पावर जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C B और A, ऐसे रहेगा आपके पास। हो गया था।
सभी लोगों का आया था। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, हमको चेक करना है कि कहीं ये हमको बहका तो नहीं रहा है, हम बहकने वाले नहीं हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये देखना जीरो से किस में जा रहा है बच्चों, प्लस में। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो पोटेंशियल दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। अगर यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है, प्लस से जीरो में जा रहा है, तो ये जो पोटेंशियल दिया है ये कौन सा पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन। अपने को हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही चेक करना है, ठीक है। अगर एसआरपी वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, एसआरपी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलो। आगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पार्ट का, इस चैप्टर का नॉस्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? नॉस्ट इक्वेशन देखेंगे। चलो लिखो, इसको हेडिंग डालो, नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है। समझते हैं नॉस्ट इक्वेशन के बारे में। हम लोग ये समझेंगे, अभी इसको नहीं लिखना है, ये तो प्रूफ किया जाएगा। हम लोग ये समझेंगे कि पहले नॉस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ी क्यों। हम लोग ये समझेंगे कि हमारे लिए नॉस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप ये समझिए कि हमारे पास दो सेल हैं, एक ई सेल है और एक क्या है, ई नॉट सेल। दो होते हैं कि नहीं? एक होता है ई सेल और एक होता है ई नॉट सेल। ई सेल का मतलब आप किसी भी कंसंट्रेशन पे ईएमएफ आप सेल निकालते हैं तो उसको सिर्फ ई सेल बोलते हैं, यानी ईएमएफ आप सेल कैलकुलेटेड एट एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर किसी पे भी निकालो तो उसको क्या बोलेंगे, ई सेल, ईएमएफ आप सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ आप सेल क्या होता है, अब स्टैंडर्ड नाम लगा देंगे तो चीज़ें फिक्स हो गई, यानी कि चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एट एसटीपी और कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं, 1 मोलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं, 1 मोलर, और हम लोग एक एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका ईएमएफ ऑफ सेल। दोनों क्या एक ही है? नहीं, दोनों एक कैसे हो गया? हाँ, निकालने का तरीका वैल्यू एक ही को इंडिकेट करता है, लेकिन एक किसी भी टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन पे आ रहा है, यानी वैल्यू बदल सकता है। तो इन दोनों में बताओ कौन कांस्टेंट रहेगा, कौन बदल सकता है? ई सेल बदल सकता है लेकिन ई नॉट सेल हमेशा फिक्स रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करिए गैल्वानिक सेल ही है, कौन सा सेल है, गैल्वानिक सेल है, तो गैल्वानिक सेल के लिए हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल निकाले हैं तो वो वैल्यू कितना आया है, 1.10 वोल्ट आया है कि नहीं? लेकिन वो क्या, वो ई सेल है या ई नॉट सेल है? ई नॉट सेल है। अब अगर मान लीजिए कि जरूरी थोड़ी ना है, हमारे पास दो हाफ सेल हैं, एक हाफ सेल का कंसंट्रेशन 1 मोलर रख दे, एक हाफ सेल का कंसंट्रेशन 2 मोलर रख दे, तो जब वो यहाँ पे ईएमएफ हाफ सेल कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड नहीं बोला जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कि एक हाफ सेल जिंक का था, एक हाफ सेल कॉपर का था, तो जिंक वाले का सपोज करो 1 मोलर कंसंट्रेशन रखते हैं, कॉपर वाले का 2 मोलर कर देते हैं। तो अब जब ईएमएफ हाफ सेल कैलकुलेट करेंगे तो क्या वो स्टैंडर्ड रहेगा? नहीं, अब वहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ हाफ सेल हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग सिंपल ईएमएफ हाफ सेल कैलकुलेट करेंगे। इसी के लिए हमको जरूरत पड़ी किसकी, नॉस्ट इक्वेशन की, ठीक है, टू कैलकुलेट द डिफरेंट कंसंट्रेशन कंटेनिंग हाफ सेल्स, चाहे वो ऑक्सीडेशन कर रहे चाहे वो रिडक्शन कर रहे। मतलब पता चला एक कंटेनर हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन डिफरेंट रख रहा है, दूसरा डिफरेंट रख रहा है, मतलब दोनों अनइक्वल हैं, तो उसके लिए नॉस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो अगर एक कंसंट्रेशन का एक्स मोलरिटी है, कंसंट्रेशन इसका भी एक्स मोलरिटी है, कंसंट्रेशन अगर दोनों का सेम है तो ई सेल और ई नॉट सेल का वैल्यू सेम आएगा। उसको हम लोग अभी यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिएगा, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन था, थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन है, आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम थर्मोडायनामिकल रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। क्या था ये, डेल्टा जी बराबर था डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहाँ पे
डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। और क्यू क्या है, रिएक्शन कोसेंट। क्यू क्या है, क्या होता है रिएक्शन कोसेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। चलिए आइए, तो हम जानते हैं क्या, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, होता है कि नहीं, एंड डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, होता है कि नहीं होता है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास आएगा माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से माइनस एन एफ को उधर भेज देते हैं, जाओ तुम उधर ऐश करो, क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस हो जाएगा ये आर टी बटे एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन आया। एल एन नेचुरल लॉग, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ से एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा हमारे पास ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बटे एन एफ लॉग बेस 10। अच्छा यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ऊपर, क्या रखेंगे 2.303, क्या रखेंगे 2.303 लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, ये हमारे पास जो रिलेशन आया है, इस इक्वेशन का नाम देते हैं हम लोग क्या, नर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम देते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छे से अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग बेस 10 क्यू। पहले बताओ यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये है हमारा नर्स्ट का इक्वेशन। ठीक है, लेकिन 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 मैं आपको एक बात बता दूं, 99% केस में आपको क्या फार्मूला यूज़ करना होता है, फार्मूला तो यही है, आपको फार्मूला क्या यूज़ करना होता है, एट टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस, कितना 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन वैल्यू कितना हो जाएगा 298 केल्विन। और बताओ आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू रख देते हैं 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। बात समझ में आ रहा है। अच्छा एफ क्या है बच्चों, कितना होता है वैल्यू 96500 कूलम। ठीक है, लगभग इतना होता है। यहाँ से एफ का वैल्यू है 96500 कूलम। इन सभी वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो पाते क्या है, यहाँ से हमारे पास मिलता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन, क्योंकि एन तो हर एक रिएक्शन के लिए बदलता रहेगा, एन लॉग 10 क्यू। अपने को हमेशा वैल्यू यही वाला यूज़ करना है, यही इक्वेशन यूज़ करना है, क्योंकि मैक्सिमम आपको यही मिलेगा। क्योंकि जो आपको टेम्परेचर मिलेगा रिएक्शन के लिए वो कितना मिलेगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एफ तो कांस्टेंट है ही, आर भी कांस्टेंट है कि नहीं, लेकिन अगर टेम्परेचर जब बदल जाएगा तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला जो लिखा है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 को कैलकुलेशन के लिए आसानी के लिए 0.06 भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 0.06 बाई एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम इन नेट रिएक्शन, या हाफ रिएक्शन के लिए बातें करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है रिएक्शन में वो एन का वैल्यू हो जाएगा। लॉग 10 क्यू, क्यू क्या है रिएक्शन कोसेंट, उसी रिएक्शन कोसेंट का नाम क्या देते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। पहले बताओ बात समझ में आएगी नहीं।
तो हमारे पास नस्ट इक्वेशन ये है ओरिजिनल, लेकिन 99% केस में आपको ये मिलेगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया? कॉपी करिए, देखिए जैसे लिखा है कैलकुलेट द EMF half cell for galvanic cell। इसका वैल्यू दिया है ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 1.10 वोल्ट। रिएक्शन दिया है ठीक है। ऐसे आपको एक सिंपल सा रिलेशन दिया है, रिएक्शन दिया है गैल्वानिक सेल के लिए, और बोला क्या है कि आप निकालिए क्या, आप निकालिए इसके लिए EMF हाफ सेल। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे क्या, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन अलग है, इसका कंसंट्रेशन अलग है। ध्यान से देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो अब अगर आपको दिख रहा है ये कि दोनों का डिफरेंट कंसंट्रेशन है, तब आप नस्ट इक्वेशन लगाइए। आप अगर नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तब आप यहाँ से EMF हाफ सेल निकाल पाएंगे। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता, कुछ भी होता सेम होता, कुछ भी होता क्या होता सेम होता। जैसे देखो मैं पहले क्या करता, यहाँ पे नस्ट इक्वेशन का फार्मूला लिख रहा हूँ। क्या होता है फार्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log 10, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्शन कोशेंट ये ना लिखते थे, पीछे भी रिएक्शन कोशेंट को क्या लिखे हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब बताओ अगर दोनों का कंसंट्रेशन एक हो जाएगा तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा ना, यानी ई सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट सेल। बात समझ रहे हो कि नहीं? तब आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ई सेल को ई कैथोड माइनस ई एनोड से। बात समझ रहे हो? लेकिन उस फार्मूले का यूज हम लोग तब नहीं कर पाएंगे जब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अलग अलग कंसंट्रेशन दिया हो, तब हमको नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर नस्ट इक्वेशन में पता चला कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बराबर है, 1 रहे 2 रहे 3 रहे कुछ भी रहे लेकिन बराबर रहे, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। लेकिन अलग अलग दिया है, तो अब पहले क्या करिए आप, अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप क्या करते हैं, इसका रिएक्शन लिखते हैं। इसके लिए n का वैल्यू कितना आता है गैल्वानिक सेल के लिए, सभी को याद है? मैं डायरेक्टली अगर रिएक्शन लिखूं, ये जो गैल्वानिक सेल है आपको दिया है रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दिया है ना, तो ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में क्या होता है ऑक्सीडेशन और राइट साइड में क्या होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसे है, Zn किस में जा रहा है Zn+2 में विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये तो हो गया एनोड का, कैथोड का क्या हो रहा है Cu+2 इलेक्ट्रॉन, वो राइट साइड वाला। और ये किस में जा रहा है Cu, किस में जा रहा है Cu किस में सॉलिड में। यहाँ पे लिखना और यहाँ पे लिखना एक्वस, यहाँ पे लिखना एक्वस और यहाँ पे लिखना सॉलिड। सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 माना जाता है ना, सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी लिया जाता है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो नेट रिएक्शन आएगा, नेट कितना आएगा, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, ये Zn सॉलिड प्लस क्या होगा Cu+2 एक्वस, और एरो देके क्या लिखेंगे, एरो देके हम लोग लिखेंगे, एरो देके हम लोग लिखेंगे Cu सॉलिड प्लस Zn+2 एक्वस। तो जब इसके लिए रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू लिखेंगे Q का वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यहाँ पे कितना था, प्रोडक्ट में कौन है Cu और
Zn प्लस 2 डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन Zn और Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन। चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनका कंसंट्रेशन क्या लिया जाता है 1, ठीक है। और हमको जिंक और कॉपर का कंसंट्रेशन दिया है। कॉपर का कंसंट्रेशन कितना दिया है, जिंक का कितना दिया है, जिंक को लिख सकते हैं 10 के पावर -2 और ये 10 के पावर -1 कट गया, 10 के पावर -1 क्यू का वैल्यू आ गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 10 के पावर -1। तो ई सेल यहाँ से निकाल सकते हैं, ई सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है 1.1 माइनस 0.06 लिख दें इसको, बटे एन का वैल्यू क्या लिखेंगे 2। कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है 2, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे लॉग 10 के पावर -1 लॉग ए के पावर बी, बी लॉग ए, लॉग ए के पावर बी, लॉग ए के पावर बी क्या होता है बी लॉग ए, यानी यहाँ पे बी की जगह कौन है -1, तो -1 आगे आ जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी ये वैल्यू तो पूरा 1 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 0.06 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.03, तो 1.1 प्लस 0.03 यानी 1.13, वैल्यू आया 1.13 वोल्ट।